चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज हमारा चैप्टर 7 बायबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर आज हम कंप्लीट कर देंगे। साथ ही दूसरे जो मैराथन वीडियोस अपलोडेड है ऑलरेडी उन्हें भी देखते रहिए। एग्जाम अभी बस ज्यादा दूर नहीं है। क्लियर? तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। एंड आज हम करेंगे स्टार्ट चैप्टर 7 और उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, बायबैक ऑफ शेयर्स। एंड अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको चाहिए तो आप मुझे ये नंबर पे व्हाट्सअप करिए 9725714309। क्लियर? मैं आपको लास्ट ईयर के जो पेपर्स है यूनिवर्सिटी के वो शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ जाइए ताकि कोई भी डाउट हो, ठीक है, या कुछ भी अपडेट हो आपको इंस्टेंट मिल जाए। और काफी स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं और उनको इंस्टेंट आंसर भी व्हाट्सएप पे मिल जाता है। तो मैं तो पूरी तैयारी करता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी आंसर मिले जाके आपकी स्टडी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। क्लियर? तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। तो लाइक बटन के साथ अटेंडेंस दे दीजिए। और अभी हम पहले समझते हैं बायबैक का मतलब। तो बायबैक का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने खुद के शेयर वापस परचेस कर रही है। ठीक है, अब आपने किसी कंपनी के शेयर परचेस करे और कंपनी वापस वही शेयर आपसे बायबैक कर रही है, मतलब वापस रीपरचेस कर रही है। तो ठीक है, वो कर सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन कंपनी को अगर ये चीज करनी है तो कंपनी कोई भी चीज करती है ना, तो उसको सारे सेक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं। और वो सारे सेक्शंस, प्रोविजंस, रूल्स वो किसके अंदर लिखे हुए हैं? कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो ये जो एक्ट है वो कंपनी को फॉलो करना पड़ता है हर एक चीज के लिए, क्योंकि इसके बाहर वो चीज अगर करेगी तो वो इलीगल हो मानी जाएगी और कंपनी के अंदर पेनल्टीज भी लग सकती है। और उनको, इनके जो भी प्रमोटर्स है उनको जेल भी हो सकती है। ओके, तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो सेक्शन है 68, उसके अंदर बायबैक के लिए लिखा हुआ है कि बायबैक किस तरह से करना है और क्या क्या कंडीशन रहेगी। तो बस यही हमको कंडीशन यहाँ पे देखनी है। सबसे पहले कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर, तो कंपनी अपने ओन शेयर तो परचेज कर सकती है, ये सेक्शन में लिखा हुआ है। लेकिन कैसे? या तो वो अपने फ्री रिजर्व को यूज करेगी, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जो भी उसके पास बैलेंस पड़ा है उसको यूज करेगी, या तो प्रोसीड ऑफ शेयर्स मतलब मार्केट में वापस कोई न्यू शेयर्स इशू करेगी और उसमें से जो भी शेयर होल्डर्स है जिनके शेयर बायबैक हो रहे हैं उनको पैसा दे देगी। तो यहाँ पे एक और चीज देने की बात यह है कि जो भी मार्केट में आप प्रोसीड करोगे शेयर्स एट द टाइम ऑफ बायबैक, वो सेम काइंड के नहीं होने चाहिए। मतलब कि अगर आप इक्विटी यहाँ पे देखोगे आप चैप्टर में भी कि आपने इक्विटी बायबैक कर रहे हो और सामने जो प्रोसीड ऑफ शेयर है वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पे सेम काइंड नहीं है। अगर इक्विटी बायबैक कर रहे हो तो प्रेफरेंस करना पड़ेगा, प्रेफरेंस कर रहे हो तो इक्विटी, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, सेम काइंड के नहीं होने चाहिए। अब सेकंड क्या लिखा हुआ है? कंपनी शुड फुलफिल फॉलोइंग कंडीशन। कंपनी को बायबैक के लिए ये दोनों कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या लिखा है? द बायबैक शुड बी ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल। तो बायबैक है वो ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल होना चाहिए। सेकंड क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी ऑथोराइज्ड बाय द बायबैक। तो बीकॉम लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट नहीं है। जब आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं सीए में, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत मैंडेटरी ये चीज समझने की हो जाती है। अभी इसको समझना, ये जो वर्ड सिर्फ लिखा है ना आर्टिकल, ये सिर्फ वर्ड लिखा है, स्पेशल रिजोल्यूशन, जनरल मीटिंग, इतना वाइड इसका वो है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ये इतने शॉर्ट में नहीं समझा सकता मैं, तो इसके लिए मैं इसको ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जस्ट कर इतना समझो कि बायबैक है वो ऑथोराइज बाय इट्स आर्टिकल होना चाहिए कंपनी का, और एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए किधर? जनरल मीटिंग में भी। बराबर? क्या? कंपनी ऑथराइजिंग द बायबैक। अब यहाँ पे अगर कंपनी को ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करनी है, ठीक है, तो अगर ये तीनों कंडीशन अगर कंपनी फुलफिल कर लेती है तो कंपनी को ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करनी है। मतलब इसको क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। कि ये तीनों चीजें अगर हो जाती है ना, तो कंपनी अगर ये दोनों चीजें फुलफिल ना करे तो भी चलेगा। सबसे पहले कि बायबैक जो जो भी रहेगा, आपका बायबैक जो भी रहेगा वो 10% होना चाहिए या लेस ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। तो टोटल कैपिटल जो रहेगा, पेडअप की बात हो रही है, पार्टली पेडअप के लिए, उसका इक्विटी कैपिटल और फ्री रिजर्व का 10% या उसका लेस होगा। और सच बायबैक हैज बीन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड बाय मींस ऑफ रिजोल्यूशन एट मीटिंग। ठीक है, नो ऑफर ऑफ बायबैक कैन बी मेड विद इन 365 days of proceeding offer of buyback made in pursuance of the board
रिजोल्यूशन। तो ये तीनों कंडीशन अगर कंपनी फॉलो कर लेती है तो कंपनी को ये दोनों कंडीशन फुलफिल ना करे तो भी चलेगा। ओके, अब थर्ड पॉइंट, बायबैक जो है इज 25% और लेस ऑफ द टोटल कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे जो भी है बायबैक है वो 25% या उससे लेस होना चाहिए, किससे? टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। अब फोर्थ पॉइंट है जो कि आपके चैप्टर के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि रेशियो ऑफ डेप्थ owned by the company is not more than twice the capital and free reserve। बस ये पॉइंट की वजह से आपने वो जो नए शेयर इशू करते हो ना वो, एंड सेकंड वन कौन सा? हाँ, सीआरआर वाला, कैपिटल रिडक्शन में हम लेके जाते हैं, वो दोनों की एंट्री आ रही है बस ये पॉइंट की वजह से। ठीक है, अब ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो कि यहाँ पे आपका बैलेंस शीट है, ठीक है, एसेट को छोड़ दो, आप लाइबिलिटी में आ जाओ। लाइबिलिटी में क्या होता है? कैपिटल होता है, और कैपिटल में मैं मानता हूं कि इक्विटी शेयर है आपके, वो कितने हैं? 2 लाख रुपीज। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ 1 लाख रुपीज है। 1 लाख रुपीज इक्विटी शेयर कितना है? 1 लाख रुपीज है। और आपकी एक लोन है, वो 1 लाख रुपए की है, और आपकी क्रेडिटर्स है वो 1 लाख रुपए के हैं। तो अगर मैं कंपेयर करूं डेप्थ टू इक्विटी, डेप्थ मतलब आपके क्या हो गए? ये जो आपके बाहर कंपनी को देने के बन रहे हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, वैसे क्या होता है, आपने देखा होगा 12th में, या आपने देखा होगा 7 में भी कि कंपनी पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा होगा। वो तो फर्म की बात है, ये तो जनरली एक बात कह रहा हूँ कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? आउटसाइडर को पहले देते हैं, उसके बाद जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को हम देते हैं। ये पैटर्न रहता है, ठीक है, जनरली। लेकिन यहाँ पे हम इनको ना देकर हमारे पास जो बायबैक होता है उसमें सरप्लस कैपिटल पड़ा होता है ना, तभी शायद कोई बायबैक करता है। ठीक है, तो वो हम इक्विटी वालों को दे रहे, किसको दे रहे? इक्विटी शेयर वालों को दे रहे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक कंपनी का विश्वास कम हो जाता है कि क्योंकि कंपनी का इक्विटी 1 लाख है, कंपनी के पास पैसा पड़ा है, तो कंपनी क्रेडिटर्स की लायबिलिटी कम नहीं कर रही है बल्कि अपने इक्विटी शेयर होल्डर को देकर अपनी इक्विटी कम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्थ टू इक्विटी रेशियो अगर देखोगे तो मेरे पास डेप्थ है 2 लाख और मेरे पास इक्विटी कितना है? 1 लाख। ठीक है, सॉरी, इसमें ऐसा करेंगे, 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख। हाँ, जो भी आपका डेप्थ है वो कितना है? 2 लाख रुपीज, करेक्ट था। और आपकी इक्विटी कितनी है? 1 लाख। तो यहाँ अगर रेशियो देखोगे तो आपका 2:1 है। 2 लाख डिवाइड बाय 1 करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो 2 लिख देना, जो भी आंसर आएगा वो उधर लिखना, बाजू में आप 1:1 कर देना। तो यहाँ पे आपका डेप्थ टू इक्विटी रेशियो कितना है? 2:1। तो ये आपको फॉलो करना है आफ्टर बायबैक भी। ठीक है, प्री बायबैक अगर 2:1 है तो वैसे ही कंपनी नहीं कर पाएगी, क्योंकि क्या बोलते हैं, कैपिटल रिड्यूस होने के बाद वैसे ही क्या हो जाएगा आपका? 2:1 रेशियो बैठेगा ही नहीं। ओके, तो कंपनी इक्विटी को मेंटेन करना पड़ता है, कितना? 2:1। तो देखो, कंपनी अगर 1 लाख में से 60,000 का बायबैक कर रही है तो उसको 60,000 का वापस कोई क्लास ऑफ शेयर्स देखोगे, प्रेफरेंस शेयर, वो हमको इशू करने पड़ रहे हैं। जैसे अभी आपका 60,000 का अगर आपने बायबैक किया तो ये आपकी वैल्यू कितनी बची? 40,000। तो अभी आपको मेंटेन कितना करना पड़ेगा? अगर 40,000 बचा तो देखो 2 लाख डिवाइड बाय 40,000 करोगे, आपका डेप्ट टू इक्विटी कितना रहेगा? 2 लाख डिवाइड बाय 40,000, तो 5:1 हो जाएगा। तो ये नहीं, ये यहाँ पे कंडीशन जो है आपकी, वो ये चीज नहीं बोलती है। कंपनी को मेंटेन करना है मतलब करना है। ठीक है, तो क्या करती है कंपनी? ये 40,000 बचा उसका इक्विटी, अब बाकी का 60,000 जो उसने बायबैक कर दिया उसके बदले में नई क्लास ऑफ शेयर्स उसको इशू करने पड़ेंगे, और वो देख रहे हो आप यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 40,000 का इक्विटी, 60,000 का क्या आ गया? प्रेफरेंस शेयर आ गया। टोटल वापस 1 लाख हो गया, वापस डेट टू इक्विटी क्या हो गया? 2:1 हो गया। तो बस इस रीजन से ही हम वो यहाँ पे नए शेयर्स इशू करने पड़ रहे हैं हम कंपनी को। तो ये वही है, द रेशियो ऑफ डेट ओन्ड बाय द कंपनी इज नॉट मोर देन द ट्वाइस द कैपिटल एंड इज फ्री रिजर्व। तो जो भी डेप्थ है वो ट्वाइस नहीं होना चाहिए, किसका? फ्री रिजर्व और कैपिटल का। ठीक है, ऑल द शेयर्स ऑफ द बायबैक मस्ट बी फुल्ली पेड अप। जो भी आपके शेयर्स
जो आप बायबैक कर रहे हो, सपोज करो कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स, कंपनी आपके शेयर्स बायबैक कर रही है, तो आपने उसकी पूरी की पूरी वैल्यू दी गई हो। वैल्यू कौन सी होती है आपने देखा होगा, फेस वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 6th पॉइंट, द बायबैक ऑफ शेयर्स व्हिच आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जो यहाँ पे एनएससी में, बीएससी में लिस्टेड होते हैं, मस्ट बी अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड बाय द सेबी। तो ये अडानी है, ठीक है, रिलायंस है, तो ये सारी क्या है, लिस्टेड कंपनीज है। ओके, तो उनको तो कंपनी से तो करना ही करना है, साथ में सेबी के रेगुलेशन भी फॉलो करना है। नाउ 7, द बायबैक मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है उसके 12 महीने के अंदर, और रिजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड, ओके, उसके अंदर आपको 12 महीने के अंदर बायबैक कर लेना है। 8 पॉइंट, बायबैक शुड बी एज फॉलोज। अब यहाँ पे जो बायबैक है, ठीक है, वो ऐसे कर सकते हो आप, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी या होल्डर्स ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस, या ओपन मार्केट, या परचेसिंग द शेयर इशूड टू द एम्प्लॉइज ऑफ कंपनीज परसुएंट टू अ स्कीम, स्टॉक ऑप्शन और स्वीट इक्विटी। तो ये भी इतना पॉइंट खास है नहीं आपके लेवल के हिसाब से। When a free reserve are applied to purchase its own share, there must be equal to transfer to CRR। तो जब भी हम फ्री रिजर्व यूज करेंगे, उतना इक्वल टू अमाउंट हमको सीआरआर में भी ट्रांसफर करना है, जो अभी यहाँ पे हम करने वाले हैं। अब 10th पॉइंट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायबैक, company has to file with registrar and SEBI a return containing particular of buyback within 30 days। रजिस्टर क्या होता है, हर एक स्टेट का एक एक रजिस्टर होता है, कुछ स्टेट के दो दो रजिस्टर भी होते हैं। तो अपना जिसको हम क्या कहते हैं पता है, आरओसी कहते हैं, रजिस्टर ऑफ कंपनी, जिसके अंदर आपकी जन्म कुंडली, जब आप कंपनी पैदा होती है तब से लेके मरण तक कुछ भी चीजें करते हो, आपको सबकी सब चीजें आरओसी के अंदर रजिस्टर करनी पड़ती है। तो जो बायबैक कर रहे हो वो भी आपको रजिस्टर में डालना है, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। साथ ही साथ लिस्टेड कंपनी होगी तो उनको सेबी को भी इंटीमेट करना पड़ेगा कि हमने ये चीज करी है। ठीक है, एक रिटर्न होता है वो फाइल करना पड़ता है, वो रिटर्न के अंदर उनका एक फॉर्म होता है, ऑलरेडी ऑनलाइन मिल जाता है, और वो फॉर्म के अंदर जो जो डिटेल ये लोग मांगते हैं वो हमको फिलअप करनी पड़ती है। ठीक है, बोलने का बहुत इजी लग रहा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कंप्लेंट्स रहते हैं इसके, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि एक एक चीज बारीकी से देखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। अब हम चलेंगे आगे सम की ओर। सिर्फ 4 समय, और वो इजी समय, इतने हार्ड नहीं है, सिर्फ लॉजिक समझना है हमको कि वो पॉइंट कब करनी है, तो पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम चलते हैं सम नंबर 1 की ओर। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सम नंबर 4। ठीक है, और सम नंबर 4 के बाद सम नंबर 1 एंड सम नंबर 2 एंड सम नंबर 3 करके पूरा चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार का दिया जाता है, चलिए रीड आउट करते हैं। कंपनी डिसाइड कर रही है 1 लाख के इक्विटी शेयर्स बायबैक करने की, जिसकी फेस वैल्यू वो शेयर की 10 रुपया थी। ओके, और उसको 12 रुपीज के हिसाब से बायबैक कर रहे हैं, और कंपनी के पास उस डेट को सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस था 6 लाख रुपीज का, जनरल रिजर्व का बैलेंस था 6 लाख का, और बैंक बैलेंस आपके पास कितना था, 8 लाख का। और कंपनी ने उस पर्पस के लिए 4000 के 9% रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर मार्केट में इशू करे, जिसकी वैल्यू कितनी है, 100, और जो कि वो फुली सब्सक्राइब एंड पेड है। कंपनी ब्रॉड बैक कर रही है शेयर्स एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, और पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और उन्होंने इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे दे दिए। सबसे फर्स्ट एंट्री बच्चों क्या आती है बताए, सम नंबर 4। ये फॉर्मेट तो आपको पता ही होगा ना, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री जो आपकी आती है, जो आपने मार्केट में शेयर इशू करे ना, उसको उसके पैसे आएंगे। तो एंट्री क्या आएंगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है, मार्केट में इशू किए शेयर, कैश आया ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये डायरेक्ट एंट्री है। नहीं तो क्या होता है, पहले एप्लीकेशन इशू होती है फिर पैसे आते हैं। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट है, आपने एप्लीकेशन डायरेक्ट इशू किए तो इसके पैसे डायरेक्ट आके उसकी एंट्री हमको डायरेक्टली करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री क्या है आपके, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब कितने शेयर मार्केट में इशू किया आपने, 4000, और क्या वैल्यू है, 100। तो 4000 इंटू 100 कितना है बच्चों, 4 लाख रुपए। यहाँ पे भी 4 लाख, नरेशन ऐसे लिखना है, इशू करे 9% 4,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो फर्स्ट एंट्री आपको वो करनी है, किसकी, आपने जो मार्केट में शेयर इशू करे उसकी एंट्री करनी है पहले पहले।
ठीक है, कंप्लीट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। सेकंड, सेकंड क्या करेंगे बच्चों, जो भी आप बायबैक कर रहे हो उसकी एंट्री आएगी। तो सबसे पहले आपको उसकी एंट्री क्या करनी है, इक्विटी आपका लायबिलिटी होता है तो क्रेडिट साइड हम दिखाते हैं। अब ये लायबिलिटी को पेड कर रहे हैं एक तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लेकिन किस तरह से करना है, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ, मतलब प्रीमियम के साथ अगर शेयर को पे किया जाता है तो उसकी एंट्री क्या आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना है, इक्विटी कितना बाय बैक कर रहे हैं, 1 लाख, फेस वैल्यू कितना है, 10, तो 1 लाख इंटू 10, 10 लाख रुपीज। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट जो कि हमारा खर्चा है अभी, क्योंकि हम 10 रुपए का शेयर 12 में दे रहे हैं, 1 लाख इंटू 2 कितना है, 2 लाख रुपीज। टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ये एक टेम्पररी अकाउंट है, उसमें हम लेके जाएंगे और लिखेंगे 12 लाख रुपया। ठीक है, अब ये 12 लाख को हमको पे करना है, एंट्री क्या लिखेंगे हम, नरेशन क्या लिखेंगे, फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन टू बाय बैक 4000 इक्विटी शेयर्स, ये 1 लाख आएगा, 4000 नहीं आएगा, 1 लाख इक्विटी शेयर्स। अब ये इक्विटी को सॉरी, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे देने, तो एंट्री आएगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 1 लाख इंटू 12, जो आपने 12 लाख है ये क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा। टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि आपने पूरा का पूरा पैसा पेड अप कर दिया। एंटर क्या लिखेंगे, पेमेंट मेड फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, पेमेंट मेड फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब देखो बच्चों, जितना भी आपने बायबैक किया कैपिटल, ठीक है, उस पर ध्यान दो, 10 लाख रुपए, उतना कैपिटल वापस आपके, उतना आपका क्या होना चाहिए, कैपिटल वापस क्या होना चाहिए, अगेन आपके बैलेंस शीट में होना चाहिए। तो ये 10 लाख के सामने आपका 4 लाख तो आ चुका मार्केट में शेयर इशू करने से, ठीक है, तो बाकी कितना बचा, बाकी कितना बचा, 6 लाख बचा। तो वो 6 लाख आप कैसे लेके आओगे, वो आप लेके आओगे जनरल रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रॉफिट एंड लॉस, आपकी मर्जी है। आपकी कंपनी में अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा है कि आपको ये चीज इसमें से लेके आनी है, मतलब जो भी 6 लाख है वो जनरल रिजर्व में से लेके आओ, जो भी 6 लाख है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से ही लेके आओ, ऐसा बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन ये पूरे चैप्टर में ऐसा आपको नहीं बोला है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है सिक्योरिटी प्रीमियम को, ठीक है, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो फिर आप जनरल रिजर्व से ले लेना। तो यहाँ पे आपको, आप जो मार्केट में बायबैक कर रहे हो वो 10 लाख के कर रहे हो, 10 लाख में से 6 लाख तो आपके पहले से ही मार्केट में दूसरे शेयर इशू करने से आ चुके हैं। तो अब मेरे को कितने चाहिए, अब मेरे को 6 लाख रुपए चाहिए, कितने चाहिए, 6 लाख रुपए। अब 6 लाख में से सबसे पहले मैं सिक्योरिटी प्रीमियम के पास जाता हूँ। तो सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे पास कितना बैलेंस था, 3 लाख, कितना था, 3 लाख। लेकिन 3 लाख में से मैं ऑलरेडी यहाँ पे जो मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट खड़ा था 3 लाख, 3 लाख में से ये 2 लाख तो यहाँ पे डेबिट ऑलरेडी हो चुका। तो अब मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना बचा, 1 लाख बचा, ठीक है, तो ये 1 लाख में है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से निकालूंगा। अब कितना बैलेंस बचा मेरे पास लायबिलिटी के लिए, 5 लाख बचा कैपिटल के लिए। अब ये 5 लाख है वो मैं जनरल रिजर्व में से ट्रांसफर करूंगा, ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना होता है। तो एंट्री क्या आएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1 लाख, जनरल रिजर्व डेबिट करेंगे 5 लाख, और ये किधर करेंगे, सीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे 6 लाख, ठीक है। द अमाउंट इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू, जो नॉमिनल वैल्यू थी वो इक्वल टू अमाउंट हमको क्या करना पड़ता है, सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ता है। वैल्यू ऑफ शेयर परचेज आउट ऑफ जनरल रिजर्व 5 लाख और एसपी 1 लाख ट्रांसफर टू सीआरआर, क्लियर। तो ये हमारा पूरा सम नंबर फोर है वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं सम नंबर 2 की ओर, सम नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब इसमें भी सेम है, जे सचिन आनंद है लिमिटेड रिजोल्यूशन पास कर रहा है, 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से 11 रुपए में कर रहा है, और कंपनी ने इशू करे नए उसके बदले में 5000 के 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए के हिसाब से। अब उस टाइम पे कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम 60,000 का था और 10,000 का जनरल रिजर्व था, और बैंक बैलेंस जो था वो 7.5 लाख का था। तो कंपनी पेड ऑफ कर रही है अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर को कंप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ बायबैक, ठीक है, मेक करिए जनरल एंट्रीज। अब यहाँ पे सम नंबर 4 और सम नंबर 2 में किस तरह से जनरल एंट्री में फर्क कर रहा है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपकी जो फर्स्ट एंट्री है वो तो सेम टू सेम रहेगी, कौन सी, आपने जो मार्केट में शेयर इशू करे उसका, उसकी एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कितने, 5,000 है, 100 रुपए के हिसाब से कितने हो गए बच्चों, 5 लाख हो गए, ठीक है। आपको कैलकुलेटर भी यहाँ पे करवाता जाता हूँ।
5,000 शेयर के इंटू 100, तो 5 लाख रुपए आपके हो गए। ठीक है, ये आपसे मार्केट में पैसे आ गए, और सॉरी मार्केट में शेयर इशू करने से आपके पास पैसे आ गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पे ऐसे ही नरेशन लिखना है, इशू 8%, 5,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ₹100 ईच फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब सेकंड एंट्री हमारी वही रहती है बायबैक की। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 10। अब यहाँ पे आप बच्चों देखोगे सब नंबर 3 में हमारी एंट्री क्या थी। सब नंबर 3 में हमारी बायबैक की एंट्री थी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने लिखा है, वो क्यों लिखा था पता है आपको? क्योंकि मेरे पास प्रीमियम में बैलेंस जो पड़ा था 3 लाख का पड़ा था, और यहाँ पे मेरा जो प्रीमियम 2 लाख का जा रहा है, तो मेरे पास बैलेंस पड़ा था, इसके लिए मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को डायरेक्टली डेबिट कर दिया। ठीक है, जो कि इनडायरेक्टली इफेक्ट मेरी रिड्यूस हो गई, बराबर ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे सम नंबर 2 में मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पड़ा है 60,000 का। अगर मैं प्रीमियम की बात करूं तो मैं कितने 1 लाख इक्विटी शेयर रिडीम का बायबैक कर रहा हूँ, और उसका 1 रुपए का जो ये प्रीमियम है, क्योंकि 10 का फेस वैल्यू है, 11 में कर रहा हूँ, तो 1 रुपए का क्या हुआ प्रीमियम। तो 1 लाख इंटू 1 करूंगा तो मेरा प्रीमियम कितना आता है 1 लाख, लेकिन मेरे पास प्रीमियम कितना पड़ा है 60। तो कभी भी अगर 10 रुपया भी कम है ना, तो आप पूरा का पूरा क्या करना, आपके पास जनरल रिजर्व तो देखो होगा ही होगा। ठीक है, तो जनरल रिजर्व में पूरा का पूरा एंट्री यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम की जगह आप क्या लिखना जनरल रिजर्व, और लिखना टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, और इक्विटी शेयर होल्डर की एक लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे टेम्पररी, जो कि नेक्स्ट एंट्री में इसको पे कर देंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 10 मतलब कितना आया बच्चों 10 लाख, और जनरल रिजर्व 1 लाख इंटू 1 लाख रुपए। ठीक है, और टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रिएट कर देंगे 11 लाख से, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन टू बाय बैक 1 लाख इक्विटी शेयर। समझ गए ना सम नंबर 1 और सॉरी सम नंबर 4 और सम नंबर 2 का ये सिक्योरिटी प्रीमियम वाला डिफरेंस क्लियर। अब क्या करेंगे, ये जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको पैसे दे देंगे, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट जो कि 11 लाख है ये टू बैंक अकाउंट, बैंक से उनको देना, बैंक अकाउंट क्या हो गया क्रेडिट हो गया। पेमेंट मेड फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, इतना लिखना है सिर्फ। लास्ट फोर्थ, वापस मुझे जो नॉमिनल वैल्यू है ये 10 लाख, जो कि मेरी कैपिटल रिड्यूस होगी, इतना कैपिटल वापस रखना है। 10 लाख में से 5 लाख तो मैंने मार्केट में से उठा लिए, नए जो कि क्लास ऑफ शेयर है वो इश्यू करके। अब बचा क्या, अब बचो बचा 5 लाख, कितना बचा 5 लाख। 5 लाख में से 60,000 में सिक्योरिटी प्रीमियम में से निकाल दूंगा, बाकी 440 बचा वो मैं रिजर्व में से ले लूंगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 60,000 टू जनरल रिजर्व 440 कहाँ ट्रांसफर करेंगे सीआरआर में 5 लाख। ठीक है, द अमाउंट इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स परचेज आउट ऑफ जनरल रिजर्व 4.4 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम 60 के ट्रांसफर किस तरह करेंगे सीआरआर अकाउंट में। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बिल्कुल नहीं। अब हम चलते हैं सम नंबर 1 की ओर। सम नंबर 1 में हमको बैलेंस शीट भी बनानी है, तो ये वाला सम जो है वो पॉसिबल है बच्चों 10 मार्क में आने के। ठीक है, ये वाला सम है वो पॉसिबल है, बाकी चांसेस इस चैप्टर के 10 मार्क का आने के बहुत कम लग रहे हैं मेरे को। तो यहाँ पे बैलेंस शीट आपको देके रखी है ए लिमिटेड की, जो कि 31/3/2024 का बैलेंस है। शेयर होल्डर के फंड्स कैपिटल और रिजर्व में आपको जनरल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देके रखा है। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स देके रखे। एसेट आप देख सकते हो फिक्स्ड एसेट, और करंट एसेट में आप देख सकते हो स्टॉक डेटा और बैंक बैलेंस आपके पास पड़ा है। अब यहाँ पे कंपनी है वो 60,000 के इक्विटी शेयर्स है, वो क्या कर रही है बायबैक कर रही है, और उसके पर्पज के लिए 10% के 20,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपए के हिसाब से मार्केट में इशू कर रही है, जो कि फुली पेड और सब्सक्राइब है। और कंपनी जो बायबैक कर रही है वो कितने में कर रही है 14 रुपीज, मतलब 10 रुपए का शेयर का वैल्यू है, और 4 रुपए का क्या हो गया प्रीमियम हो गया। पास करिए जनरल एंट्रीज और प्रिपेयर करिए बैलेंस शीट भी। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एंट्री पास कर देता हूँ। सबसे पहले एंट्री जो मार्केट में मैंने इशू करे शेयर्स उसकी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, 20,000 के शेयर इंटू 10 मतलब कितने आगे बच्चों 2 लाख, लिखेंगे इशू 10% 20,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए के हिसाब से। ठीक है, ये तो हो गया। सेकंड क्या करेंगे हम, सेकंड क्या करेंगे, हम करेंगे बायबैक की एंट्री। अब 10 रुपए के शेयर था, 14 में भेजा 4 रुपए का प्रीमियम, कितने शेयर बायबैक कर रहे हो 60,000, प्रीमियम कितना हुआ 60 इंटू 4, तो 2,40,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में वो हमारे पास बैलेंस है, वो देख ले हम।
सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास 5 लाख रुपया पड़ा है, तो कोई इशू नहीं, 240 हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो एंट्री नॉर्मल आएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 इंटू 10 6 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 60,000 इंटू 4 2,40,000, और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट से लायबिलिटी को क्रिएट कर देंगे कितना 8,40,000, और लिखेंगे क्या फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन टू बाय बैक 60,000 इक्विटी शेयर्स। अब ये इक्विटी शेयर होल्डर को हमको पैसा देना है, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 60,000 इंटू 14 840 टू बैंक अकाउंट 840। ठीक है, अब क्या होगा, नॉमिनल वैल्यू का मुझे क्या करना है, लायबिलिटी रखना है। तो 6 लाख आपका क्या है नॉमिनल वैल्यू, जिसमें से 2 लाख है, 2 लाख है वो आपने क्या किया है, 6 लाख में से 2 लाख आपने पहले से ही इतना कैपिटल इशू कर दिया, बाकी आपको कितना करना है 4 लाख। तो वो आप किसमें से करोगे, आपके पास देखो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस पड़ा था, 5 में से हमने 240 यूज किया, 260 पड़ा था, लेकिन मैं वो यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा मेरा जो जनरल रिजर्व है उसमें से यूज कर रहा हूँ। तो ये जस्ट दिखाने के लिए, आप ऐसा भी कर सकते थे इसके पहले वाले समय कि पहला जो बचा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम और बाकी जनरल रिजर्व, ऐसा भी कर सकते हो, या पूरा का पूरा है वो जनरल रिजर्व से भी कर सकते हो। ये वाले समय मैंने पूरा का पूरा जनरल रिजर्व से यूज कर लिया, तो एंट्री क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 4 लाख टू CRR। ठीक है, आप ऐसे भी एंट्री कर सकते हो इसके पहले वाले सब की तरह, कि जो भी बचा था अभी हमारा 5 लाख है तो 240 यूज हो गया, 260 बचा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 260, बाकी जो बैलेंस बचा वो GR कितना बचेगा 140। वो भी आप इस तरह से भी कर सकते हो, सिर्फ बैलेंस शीट में वो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऊपर नीचे थोड़ी हो जाएगी, जहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे मैं बैलेंस शीट में दिखाने वाला हूँ वो यहाँ पे नहीं आता, सिंपल और कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करना हो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को टच नहीं कर रहा, जितना यूज करना था मैंने कर लिया। अब पूरा का पूरा जो अमाउंट है मेरा जो कम पड़ रहा है वो मैं CRR में ट्रांसफर करूंगा, लेकिन किसको यूज करके, GR को यूज करके। तो GR अकाउंट डेबिट 4 लाख टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 4 लाख। ठीक है, नरेशन वही आएगी, द अमाउंट इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर परचेस आउट ऑफ जनरल रिजर्व 6 लाख माइनस 2 लाख ट्रांसफर टू CRR अकाउंट। बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट में आपको शेयर होल्डर फंड्स में सबसे पहले शेयर कैपिटल में आपकी कैपिटल कितनी थी, बैलेंस शीट में आ जाओ, आपकी कैपिटल थी 2,10,000 रुपए के हिसाब से, लेकिन अब रिड्यूस हो गई। अब आपकी कैपिटल कितनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 140 है, 10 रुपए के हिसाब से कितना हो गया 14 लाख। और आपने नए जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए वो भी लिखने पड़ेंगे, 10% 20,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 20,000 इंटू 10 कितना हो गया बच्चों 2 लाख। तो ये आपका हो गया कैपिटल। अब रिजर्व में देखो, जनरल रिजर्व में 10 में से आपने 4 यूज कर दिए, तो आपके पास कितना बचा 6 लाख बचा। सिक्योरिटी प्रीमियम में 5 लाख में से 240 यूज कर दिया, आपके पास कितना बचा 260 बचा। प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास रेजिडेंस पड़ा है 2 लाख, वो भी हम यूज कर सकते थे। और बाद में CRR है वो ये रहा, कितना है 4 लाख रुपए। ठीक है, जो भी हमने नया क्रिएट किया ना CRR वो 4 लाख रुपए वो ये रहा। और करंट लायबिलिटी में ट्रेड क्रेडिटर आपके पास पड़े 5 लाख। तो टोटल कर लेते हैं अभी हम यहाँ पे, 14 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 कितना आ गया 35। एक 60 में यहाँ पे कम कर दिया, 35 60, सिक्योरिटी प्रीमियम का 60 नहीं गिना था, तो 35,60,000 आपका लायबिलिटी आ गया। एसेट में आते, नॉन करंट एसेट में आपके फिक्स एसेट 15 लाख पड़ी है, और इन्वेंटरी में आपके पास स्टॉक 12 लाख का आप देख सकते हो, डेटर है 5 लाख का वो भी पड़ा है। अब बैंक बैलेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो बैंक बैलेंस आपके पास था कितने का वो चेक करते हैं। तो बैंक बैलेंस आपके पास था 10 लाख का। ठीक है, अब इसमें से आपने मार्केट में शेयर कितने इशू करे थे 2 लाख के, तो वो 2 लाख भी आपके पास आए होंगे, तो 2 लाख प्लस कर दो। अब आपने शेयर होल्डर को कितना पैसा दिया 840 का पैसा दे दिया, तो 840 माइनस कर दो, तो अभी बैंक बैलेंस कितना बचा 360 बचा। तो ये बैंक बैलेंस आप यहाँ पे 360 दिखा देना। अब टोटल करते हैं हम, 15 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 60, एक सेकंड ये कितना है 5 लाख है, मैंने 6 लाख किए थे, 15 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 3 60, तो 35,60,000 आपका बैलेंस शीट भी मैच हो चुका। क्लियर, तो बैलेंस शीट भी समझ में आ गया। अब करते हैं लास्ट में सम नंबर 3। अब इसमें देखो क्या लिखा है, फॉलोइंग इज द प्री बायबैक बैलेंस शीट। बायबैक के पहले की बैलेंस शीट है, आप देख सकते हो इक्विटी 2 लाख के है, जनरल रिजर्व 2 लाख के है, सिक्योर्ड लोन 4 लाख के, अनसिक्योर्ड 4 लाख के है। आपके पास फिक्स एसेट 10 लाख के है, इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख के है, बराबर।
अब क्या हो रहा है, कंपनी वांट्स टू बाय बैक शेयर कर रही है 50,000 रुपए के बाय सेलिंग इन्वेस्टमेंट कंसिडरिंग प्रोविजन ऑफ द कंपनी सेट रिगार्डिंग द बाय बैक ऑफ शेयर्स। हमें एडवाइस देनी है कंपनी फॉर जनरल एंट्री टू बी पास्ट वुड बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बराबर कि आपके पास इक्विटी कितना है 2 लाख, आपके पास जनरल कितना है 4 लाख, और आपके पास सिक्योर्ड लोन कितना है 4 लाख और अनसिक्योर्ड लोन कितना है 4 लाख। तो अगर मैं डेब्ट टू इक्विटी अगर हमने करे तो वो कितना हो जाएगा 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख। तो कितना आया रेशियो आपका 2:1। तो ऑलरेडी मतलब बॉर्डर पे हो आप पहले से ही। और उसके बाद अगर आप वापस 60,000 के सॉरी 50,000 के इक्विटी मार्केट में शेयर इशू कर देते हो तो आपका कैपिटल रिड्यूस हो गया। तो कैपिटल रिड्यूस होने के बाद आपने मार्केट में कोई न्यू शेयर भी यहाँ पे इशू नहीं कर रहे हो, तो मतलब ये क्या हो गया, आपका कैपिटल रिड्यूस हो गया। तो आपका 2:1 रेशियो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा सी, द पोस्ट बायबैक डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मेंटेन नहीं हो रहा, इस वजह से कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर इनको करना है तो क्या कर सकते हैं ये लोग, ये जो अनसिक्योर्ड या सिक्योर्ड है उसमें से जितना वो बायबैक कर रहे हैं 60,000, उतना ही 60,000 या 70,000 की वैल्यू लाइबिलिटी पेड कर दे तो वापस 2:1 रेशियो मेंटेन हो जाएगा। तो फिर वो कर सकते हैं, फिर वो जनरल एंट्री की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे 2:1 रेशियो मेंटेन नहीं हो रहा, इस वजह से ये वाला एडवाइस है वो सही है कि पोस्ट बायबैक डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मेंटेन नहीं हो रहा, सो नो एंट्री वुड बी पास। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा चैप्टर हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी जनरल एंट्री के रिगार्डिंग डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप पे क्या रहता है, कमेंट में देखो इतना एक्सप्लेनेशन देना डिफिकल्टी रहता है, इस वजह से मैं क्या करता हूँ आपको नंबर प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, नंबर मेरा ये रहा 9725714309। यहाँ पे आपको वॉइस नोट के थ्रू भी आपको डाउट सोल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बाय बाय। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब मिलते हैं एक और चैप्टर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ, न्यू मैराथन। तब तक के लिए बाय।